आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल? चलो सभी का हालचाल बड़े ही होना चाहिए। आज हमारा स्टूडेंट दरबार थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले भी मैंने सेकंड अनाउंसमेंट की थी। उम्मीद करूंगा वो अनाउंसमेंट सभी बच्चों ने सुन ली होगी। नहीं सुनी वो अनाउंसमेंट जरूर सुन लेना। सबके साथ आपने शेयर करनी है उस अनाउंसमेंट को। बहुत सारा प्यार देना था कि मुझे भी लगे। जो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी जो मुझे जून 21 के लिए लेके आना था, अगर मैं दिसंबर वाले बच्चों के लिए लेके आया तो दिसंबर वाले बच्चे बहुत खुश हैं और वाकई ही मैंने दिल से अनाउंसमेंट की और आपके भले की बात की है। ठीक है जी। अच्छा, उसमें ना कई सारे बच्चों को ना डाउट ही आ रहा है कि सर 1 तारीख को आपने रात को 12 बजे बोला है, तो अगर 1 तारीख रात को 12 बजे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी डाउट आता है तो रात को 12 बजे तो आप कॉल नहीं कर पाओगे। तो उसमें सुबह आप मान लो उस क्लास को आप चैप्टर कोई भी लेना चाहते हो, तो अगर आपको कोई भी डाउट आएगा ना उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे, वैसे तो आपको डाउट्स आएगा नहीं, आप डायरेक्टली वहां पे जाके कर सकते हो, बट अगर कोई भी डाउट्स होंगे आप एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे ना कॉन्टेक्ट नंबर दिए होंगे उस पे कॉल कर सकते हो और वहीं पे कस्टमर सपोर्ट का एक ऑप्शन दिया होगा। कस्टमर सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे ना आपका एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म फिलअप करोगे, हमारे पास डायरेक्टली इंक्वायरी आ जाएगी, हम आपको आगे से कॉल करेंगे। तो मतलब या तो आप खुद कॉल कर सकते हो या इसको भरोगे आपके पास इमीडिएटली रिप्लाई आएगा। मतलब जिन जिन बच्चों के 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में जो भी मतलब आंसर आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे सोल्व हो जाएंगे। और अगर आपके मान लो कोई कंप्लेन का रिप्लाई नहीं मिलता तो आप टेंशन मत लेना, ये पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे भेज देना कि सर हमने कॉल किया था, स्टाफ ने कॉल पिकअप नहीं किया या रिप्लाई नहीं हमें मिला, तो आपने मुझे बताना है, फिर मैं अपने स्टाफ से बात करूंगा भाई इस बच्चे की प्रॉब्लम है बताओ सोल्व क्यों नहीं हुई। ठीक है जी। तो आप टेंशन मत लेना। 1 तारीख रात को 12 बजे से 2 अगस्त जिस दिन मेरा बर्थडे है उस दिन रात को 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। ठीक है जी। डिस्काउंटेड प्राइस में आगे भी रहेगा बट वो प्राइस इंक्रीज हो रहेंगे। तो उम्मीद करूंगा जिन जिन बच्चों को चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम होगी वो अपनी प्रॉब्लम आज सोल्व कर देंगे। ठीक है। चलो अच्छा, अब आज हमारा स्टूडेंट दरबार जो है ना आप सब जानते हो, आज हमारा जितने भी आपके एमसीक्यूज के डाउट्स है ना आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बाकी कल संडे को फिर हमारे डाउट सेशन है इनकम टैक्स के 4, उसमें हम डाउट्स डिस्कस करेंगे। अब जिन जिन बच्चों के आज जो मेरे पास एमसीक्यूज में डाउट्स आए थे मेरे स्कैनर में आज मैं सोल्व कर दूंगा, बट अगर किसी बच्चे के डाउट्स रह जाएंगे टेंशन मत लेना, कल हमारा फिर से डाउट सेशन होगा उसमें आपके डाउट्स मैं ले लूंगा। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरे डाउट्स तो है ही नहीं मैं अब जाता हूं यहां से, तो प्लीज ये बात ध्यान देना जो उनके डाउट्स होंगे मे बी वो आपके भी डाउट्स हो सकते हैं। तो किसी ने जाना नहीं है, ध्यान रखना, पाप लगेगा अगर कोई बच्चा गया। जो जो डाउट्स है आपने भी उसका रिप्लाई करना है, आपने भी उसके आंसर निकालने हैं और उनको बताना है कि भाई इसका आंसर आएगा। मैं भी तो चेक करूं कि जो उनके डाउट्स हैं क्या आपके वो डाउट्स तो नहीं है। तो जो जो बच्चों के डाउट्स आए हैं आओ जी 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अब जिन जिन बच्चों के डाउट्स है अपने डाउट्स यहां पर आप चेक कर लेना कि आपके डाउट्स का मैं रिप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको आंसर मिल जाएगा और उसका आंसर कैसे निकलेगा वो सारी बातें आज मैं आपको बता दूंगा। इधर सुना ध्यान से। अब सबसे पहला डाउट एक बच्चे का था। अब यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से थोड़ी पिक्चर क्लियर या ब्लर आ रही होगी, बट मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ क्वेश्चन क्या है और एक बार उसका आंसर देख लेना जी। सबसे पहला डाउट मेरे पास ना बच्चे का एक आया था कि सर मिस्टर ए हैं, एज आपकी 65 ईयर है और असेसमेंट ये 2021 में ग्रोस सैलरी 8,80,000 है, अदर सोर्स की इनकम 60,000 है, पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया 70,000, उसका टैक्स लाइबिलिटी निकाल दो। अब पहली बात बताओ इस केस में एग्जाम्पशन लिमिट कितनी मिलेगी? 2.5 लाख की मिलेगी या 3 लाख की मिलेगी? 3 लाख की मिलेगी। एक बच्चा कहता है ऐसा आप क्यों कह रहे हो 3 लाख की मिलेगी? उसने कहीं लिखा तो है नहीं वो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है। याद करो मैंने क्लास में कई बार कहा था कि अगर कुछ भी नहीं कहा होगा ऑलवेज आप रेजिडेंट मानोगे, और अगर मैं रेजिडेंट मानूंगा तो उस केस में ये रेजिडेंट बन जाएगा और रेजिडेंट बनेगा तो 3 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगी, 2.5 लाख की नहीं मिलेगी। अब एक बार चेक करना, अगर ग्रोस सैलरी 8,80,000 है तो पहले अगर ग्रोस सैलरी है पहले आप नेट सैलरी निकालो, नेट सैलरी कितनी आएगी? आप सब जानते हो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। तो अगर यहाँ पे 8,80,000 है माइनस में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, पहले लिमिट 40,000 थी अब लिमिट 50,000 है, 8,30,000 रुपए की आपकी टैक्सेबल सैलरी निकल के आ गई। फिर अदर सोर्स की इनकम उसने कंप्यूट करके दी है, वो इनकम 60,000 रुपए आ गई। पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन करोगे 80C की आपको डिडक्शन मिलेगी तो 70,000 मैंने माइनस किया, इनकम आपकी 8,20,000 रुपए निकल के आ गई। एक बार दोबारा बोलूंगा जिस बच्चे का डाउट था, जिनका डाउट नहीं है वो भी एक बार आंसर चेक करेंगे। आंसर निकाला कैसे है? 8,80,000 रुपए ग्रोस सैलरी है, माइनस में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए, 8,30,000 रुपए, फिर यहाँ पे 60,000 रुपए अदर सोर्स की इनकम है, 70,000 80C का बेनिफिट मिलेगा तो 8,20,000 रुपए की इनकम आ गई। अब अगर ये इनकम 8,20,000 रुपए है
अब सोच के बोला 5 लाख से कितनी ज्यादा है, 3,20,000। उस 3,20,000 का 20% 64,000 तो ये टैक्स आ गया। फिर आपकी 3 लाख इनकम एग्जम्प्ट है, 2 लाख का 5% 10,000 वो आ गया, तो 74,000 का टैक्स निकल के आ गया अगर इनकम 8,20,000 है। अब अगर कोई बच्चा अभी मुझसे ये पूछता है ना कि 8,20,000 पर 74 टैक्स कैसे आया, तो आप मुझसे मार खाओगे नालायक। फिर मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में टैक्स निकालना तो आपको आता होगा ना। 8,20,000 में 5 लाख से ऊपर 3,20,000 64,000 प्लस में 10,000, क्योंकि 3 लाख एग्जाम्प्ट है, 74,000 टैक्स आ गया। 74,000 में अगर मैं 4% सेस ऐड करूंगा तो 74,000 प्लस में 4% सेस 76,960, ये आपके टैक्स लाइबिलिटी आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका आंसर दिया हुआ है। तो 76,960। कई सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है, तो मुझे नहीं पता जिन बच्चों को डाउट था उनका सोल्व हो गया होगा। जिनका डाउट ये नहीं था एक बार चेक कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पक्का बन सकता है। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पहले मैंने नेट सैलरी निकाली है, अदर सोर्स की इनकम दी है, 80C का बेनिफिट मैंने माइनस किया 8,20,000 पे, नॉर्मल टैक्स निकाला इंक्लूडिंग सेस किया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। जिस बच्चे का डाउट था क्लियर हो गया, बच्चा खुश हो गया, बच्चा कह रहा है थैंक यू सर। आगे बढ़ो जी, अगला डाउट किनका था? अगला डाउट मेरे पास ये आया था, ये मेरी बुक का ही क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने क्लास ली होगी, हमने क्वेश्चन क्लास में किया था, तो मे बी उस बच्चे के पास या तो मेरी बुक होगी या उसका डाउट वैसे ही होगा स्कैनर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस डाउट्स को डिस्कस करते हैं। डाउट मेरे पास ये आया है, रमेश है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, उसको उसने काम किया है 26 साल 8 महीने और ग्रेचुटी मिल रही है 6 लाख रुपए। उसकी बेसिक सैलरी दी है, उसका डीए दिया है जिसमें 60% उठोए वाला है, कमीशन 1% टर्नओवर, टर्नओवर 12 लाख रुपए है, बोनस 12,000 रुपए है। वो कह रहा है टैक्सेबल ग्रेचुटी निकाल दो कितनी आएगी। पहले तो मुझे इतनी बोलो, गवर्नमेंट वाले केस में सारी ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट होती है, नॉन गवर्नमेंट वाले केस में दो केस बनाते हो, या तो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा या वो कवर नहीं होगा। अब उसने साफ साफ बोल दिया एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, और अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, एग्जाम्पशन क्या मिलेगी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम्प्ट। लीस्ट किसमें से, पहला जितनी ग्रेचुटी मिली वो, तो मुझे पहला कितना निकल रहा है 6 लाख रुपए। सेकंड आपकी लिमिट 20 लाख रुपए की है, 20 लाख रुपए लिख दिए। और तीसरा मैंने कहा था एग्जाम्पशन मिलेगी हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और पार्ट यहां पे नहीं है। एक बच्चा कहता है यार सर ने तो क्लास में कहा था हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। इधर आओ, इधर आओ, बचपन के दिन याद करो, आप मेरी क्लास के अंदर आते थे, उस टाइम मैंने पहले भी कहा था कि अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हो फिर लास्ट ड्रॉन सैलरी लेना, अगर ग्रेचुटी में कवर नहीं होते फिर लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी और जितने साल कंप्लीट काम किए उससे मल्टीप्लाई करोगे। अब सोच के बोल देना। और सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। अपने आप बोल दो बेसिक सैलरी कितनी है 5,000। अब मैं डीए 3,000 लूं या 1,800 लूंगा, सर 1,800, क्योंकि 3,000 टोटल है और मुझे कौन सा लेना है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। तो 1,800 रुपए का डीए आ गया। उसके बाद टर्नओवर है 1%, 12 लाख रुपए की टर्नओवर है, तो इट मीन टर्नओवर कमीशन कितना आ गया, 12,000 रुपए कमीशन आ गया। अब ये 12,000 रुपए कमीशन पूरे एक साल का है, क्योंकि एनुअल टर्नओवर दी है और ये 1% पर एनम है, तो 12,000 रुपए कमीशन एक साल का है। और अगर 12,000 रुपए एक साल का है तो पर मंथ कितना आ गया, 1,000 आ गया। तो अपने आप बोल देना मेरी सैलरी कितनी निकल के आ गई, 7,800। अब ये 7,800 मेरी मंथली सैलरी है, मुझे लास्ट 10 मंथ का एवरेज लेना है। तो अगर लास्ट 10 मंथ का एवरेज लेना तो कैसे निकालूंगा, 7,800 मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा, डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया, 7,800 यहां पे निकल के आएगा। सर एक बार दोबारा सर ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, हमें लग रहा है क्वेश्चन एग्जाम में ना आ जाए। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले जितनी ग्रेचुटी मिली 6 लाख वो लिख दिया, दूसरी 20 लाख की लिमिट आ गई, तीसरा हाफ मंथ। हाफ मंथ का मतलब क्या होता है, 15/30। 15/26 कब लेते हैं, जब वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो, ग्रेचुटी में कवर नहीं है तो हाफ मंथ मतलब 15/30, 15/30 आ गया। लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी, तो लास्ट 10 मंथ कैसे निकालोगे, बेसिक सैलरी प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन, ये 7,800 आ गई। ये मंथली सैलरी है, लास्ट 10 मंथ का एवरेज, तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 10, तो भैया 78 आएगा। और जितने साल कंप्लीट काम किए उससे मल्टीप्लाई करोगे, कंप्लीट मैंने काम किया 26 साल। एक बच्चा कहता है 27 साल क्यों नहीं लिए, सर और पार्ट हम तब लेते हैं जब वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो, ये ग्रेचुटी में कवर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 26 लेंगे। तो उम्मीद करूंगा ये बातें आपको क्लास वाली ध्यान आ रही होंगी सर। 15 अब यहाँ पे 15/30 मल्टीप्लाई 7,800 मल्टीप्लाई 26, तो ये आएगा 1,01,400। अब आपने बोल देना इसमें से कम क्या निकल के आ रहा है, लीस्ट क्या निकल के आ रहा है, 1,01,400। ग्रेचुटी मिली कितनी है, 6 लाख। तो अगर मैं इसमें से 6 लाख माइनस करूंगा
तो 4,98,600 ये मेरी ग्रेचुटी आ जाएगी टैक्सेबल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। उम्मीद करूंगा कोई डाउट होगा नहीं आपको, बट अगर फिर भी कोई डाउट है दोबारा पूछ लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग आपका डाउट यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो जिस बच्चे का डाउट था क्लियर हो गया, पक्का पक्का आगे बढ़ सकता हूं। अगर नहीं हुआ और अगर मेरी बुक आपके पास है इनकम टैक्स की, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन था ये रेजिडेंशियल स्टेटस का। एक बच्चे ने मुझसे 3 सर्कल डाल के डाउट पूछे थे कि सर इसका बता दो, तो मैंने कहा था सैटरडे के डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो अब चेक करता हूं वो बच्चा कौन से सामने अगर बैठा होगा तो उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसने पूछा इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट आ रहा है यूके डेवलपमेंट बॉन्ड जिसमें 1/4 है उसने इंडिया में रिसीव किया और टोटल अमाउंट 20,000 रुपए है। तो ROR, RNOR, NR में कितना कितना टैक्सेबल होगा अपने आप बोल देना जी। अब अगर इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है तो भैया ROR में तो पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो अगर ROR में पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी तो 20,000 रुपए तो पूरा ROR में टैक्सेबल हो जाएगा। अब क्या RNOR और NR में क्या पूरा टैक्सेबल होगा या 1/4 होगा? 1/4 होगा सर, क्योंकि बाहर कमाया हुआ पैसा NR के हाथ में सिर्फ तब टैक्सेबल होता है अगर वो रिसीव इंडिया में हो, और बाहर कमाया हुआ पैसा RNOR के हाथ में सिर्फ तब टैक्सेबल होगा या तो वो रिसीव इंडिया में हो या उसका बिजनेस कंट्रोल इंडिया में हो। उसने कंट्रोल के बारे में कुछ भी नहीं कहा, बट उसने बोला 1/4 इंडिया में रिसीव हुआ। तो अगर 20,000 का 1/4 करूंगा तो 5,000 इसमें टैक्सेबल होंगे, 5,000 इसमें होंगे, और ROR में पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी तो 20,000 रुपए इसमें टैक्सेबल होंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जिस बच्चे का भी डाउट था अगर वो मुझे सामने देख रहा है, कम से कम स्माइली पास कर दो नालायकों। क्लियर हो गया ना? पक्का पक्का? यस सर। अगला फिर यहां पे उसने डाउट पूछा, इनकम अर्न फ्रॉम ए बिजनेस इन एम्बेशनिया विच इज कंट्रोल फ्रॉम जैम्बिया ₹30,000 रिसीव इन इंडिया। अब अगेन वही सेम बात है, ये 70,000 जो इनकम अर्न की है, इनकम बाहर कमाई है। अब सोच के बोला इनकम बाहर कमाई है, कंट्रोल भी बाहर है, बट 30,000 इंडिया में रिसीव की है। तो भैया ROR के हाथ में तो पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, तो ये 70,000 तो ROR में टैक्सेबल हो जाएगा। और अपने बोल देना RNOR और NR में क्या सारा टैक्सेबल करूं या टैक्सेबल ही ना करूं या 30,000 टैक्सेबल करूं? जितना इंडिया में रिसीव किया होगा वो तो टैक्सेबल करोगे ना। तो ये 30,000 पे RNOR में करोगे और ये 30,000 पे NR में करोगे, ये 30-30 यहां पे आएगा और ROR में पूरी 70,000 की इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था। अब जिनका भी डाउट है आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ROR में सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, बट एग्जम्प्टेड इनकम जो होती है वो टैक्सेबल नहीं होती। ठीक है जी। और जो आपकी पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट होते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते, रेमिटेंस होता है वो टैक्सेबल नहीं होता। तो ये दोनों पार्ट जो उस बच्चे कहते हैं उसमें कहीं भी कवर नहीं होते। उसके बाद डिविडेंड मिल रहे हैं इंडियन कंपनी से। अगर मैं इतना पढ़ू ना तो बच्चे ने पता क्या गलती की होगी, आपने क्या गलती की होगी, बच्चे को लगा होगा इंडियन कंपनी से मिल रहा है तो एग्जम्प्ट है। सर इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड एग्जम्प्ट है, बट 10 लाख तक। उसने आगे क्या बोला है कि जो ये डिविडेंड रिसीव हुआ इंडियन कंपनी से, ये सेक्शन 1034 के एग्जम्पशन में कवर नहीं होता। मतलब मे बी वो 10 लाख से ऊपर है, और अगर वो 10 लाख से ऊपर है और इंडियन कंपनी से मुझे डिविडेंड मिल रहा है, दैट इज इनकम अराइज इन इंडिया है, तो अगर इनकम अराइज इन इंडिया है तो तीनों के हाथ में 10,000 पे टैक्सेबल होंगे। तो 10,000 ROR में आएंगे, 10,000 ही RNOR में आएंगे और 10,000 ही आपके NR में आएंगे। ये तीनों के अंदर 10,000 आएंगे। ठीक है। और बाकी पॉइंट्स में भी आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर इन तीनों को उसके बेस पे करोगे तो आपका आंसर जो होगा वो निकल के अब आ जाएगा। और अगर अभी भी आंसर निकल के नहीं आ रहा, किसी पॉइंट में अभी भी डाउट है, तो मुझे दोबारा से भेज देना, मैं कल संडे को क्लियर कर दूंगा या फिर नेक्स्ट सैटरडे जब मेरा डाउट सेशन होगा उसमें क्लियर कर दूंगा। बट आपका डाउट्स मैं सिंगल रहने नहीं दूंगा, ये बात ध्यान देना सर। जो बच्चे मेरे डाउट सेशन में भी आ रहे हैं ना, इतनी गारंटी है कि आप पता उनके भी सेम डाउट हो, उनके भी डाउट क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा आंसर अब हो गया जी, ये उसका डाउट हो गया। अगले डाउट पर आ रहा हूं जी। अब ये अगला डाउट ना मुझे इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगला डाउट बच्चे का है, ये रहा, ओए उल्टा हो गया, ये लो। अगला डाउट ना बच्चे ने ये भेजा हुआ है, एक्स ने कोई लैंड परचेज की है 6-7 में 20 लाख रुपए की लैंड परचेज की है। ठीक है, 6-7 में 20 लाख रुपए की लैंड परचेज की है और यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है 17-18 में, उस पे 10 लाख लगे हैं और उसने लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिया 18-19 में 38 लाख रुपए की टोटल, जिसमें लैंड बेची है 23 लाख रुपए की और बिल्डिंग बेची है 15 लाख की। तो याद करो मैंने कहा था लैंड और बिल्डिंग अगर बेचोगे तो दोनों के सेपरेट कैपिटल गेन निकालना, क्योंकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बाइफरकेट हो सकते हैं। अब यहाँ पे बेचा आपने इकट्ठा है, बट लैंड 23 लाख की है, बिल्डिंग 15 लाख की है, तो अपने बोल देना अगर लैंड 23 लाख की है तो उसने परचेज कब की? 6-7 में, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो उस केस में आपको 6-7 के रेट से इंडेक्स करना पड़ेगा।
इंडेक्स रेट आप सब जानते हो, 6-7 का इंडेक्स रेट ले लेना, जिस ईयर में ट्रांसफर किया 18-19 में, उसके इंडेक्स रेट से मल्टीप्लाई करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा लैंड वाले केस में। बिल्डिंग 17-18 की है, 18-19 में ही बेच दी, तो 24 महीने से पहले बेच दी, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इसमें पता क्या होगा, बिल्डिंग ली थी 10 लाख की, 15 की बेच दी ना, तो 5 लाख रुपए बिल्डिंग का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, और लैंड वाला इंडेक्स के बेस पे निकाल लेना। मेरे ख्याल से लैंड वाले केस में तो नुकसान ही होगा, क्योंकि 20 लाख की ली थी, 23 लाख की बेची है, तो अगर इंडेक्स करोगे तो मेरे ख्याल से 23 लाख से ऊपर ही कॉस्ट बन गई होगी, इस केस में नुकसान आएगा। तो लैंड पे तो नुकसान हुआ है, बट बिल्डिंग की सेल पे 5 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ये आपका आंसर आएगा जी। तो वैसे मेरे स्कैनर का नहीं है, बट मैंने पहले भी कहा था जिस भी ऑथर का है, वैसे तो मैं सैटरडे को अपने स्कैनर का ही डाउट लेता हूं, बट कोई बात नहीं, आपने भेजा किसी भी ऑथर का, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको मैंने पहले भी कहा था, आप कहीं से भी पढ़े हो, मेरे लिए आप मेरी फैमिली के मेंबर हो, हर बच्चा मेरी फैमिली का मेंबर है। जहां जिसको ऐसी प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूंगा उसकी रिजोल्व करने की। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन यहां पे देखो जी। अब अगला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी मेरी बुक में दिया हुआ है सेम, ये क्वेश्चन भी बुक में दिया हुआ है। अच्छा, कई बच्चों को ना समझ नहीं आता ये एमसीक्यूज बच्चे ला कहां से रहे हैं। सर ये टेक्स्ट स्कैनर जो है एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पर मैंने कंप्लीट अपलोड किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे इंडिया में सीएस के बच्चों के लिए, न्यू टेक्स्ट स्कैनर के नाम से है। तो 18 सेट तो मेरे ख्याल से वहां पे है, और बाकी 2 सेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाले थे, तो जो बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हैं उन्होंने वो डाउनलोड कर लिए होंगे। तो जिन जिन बच्चों को नहीं पता या दोस्तों को नहीं पता, अपने दोस्तों को बता देना भाई, कंप्लीट स्कैनर इनकम टैक्स जीएसटी दोनों का मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार बच्चों को दिया है। तो वहां से डाउनलोड करने हैं, उसके क्वेश्चन करने हैं, कोई भी डाउट आता है हर सैटरडे में आपके डाउट लूंगा। फिर ये देखो, ये डाउट बच्चे का क्या है। रोहित है, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिटायर हुआ 1 दिसंबर 19 को, 20 साल 10 महीने काम करने के बाद उसको लीव सैलरी मिली 5 लाख रुपए, बेसिक सैलरी दिया 5,000 रुपए, और वो कह रहे हैं 1,000 इंक्रीज हुई थी 1 अप्रैल 19 को, मतलब 1,000 रुपए बढ़ी थी, मतलब उससे पहले सैलरी 4,000 रुपए थी। डीए 3,000 रुपए है, 60% वही रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, कमीशन दिया 500, बोनस दिया 1,000, लीव जो आप ले चुके हो 480 दिन की है। आपको 1 साल में 30 छुट्टियां मिली हैं, जिसमें आप 480 दिन की छुट्टियां ले चुके हो, तो उसने बोला कितनी लीव सैलरी टैक्सेबल होगी वो निकाल दो। पहले तो मुझे इतना बताओ, लीव सैलरी वाले केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो एग्जाम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट में क्या करते हो? आंसर दो मुझे फटाफट से, क्योंकि आपका डाउट्स है ना, पहले मुझे प्रोविजन याद कराओ तो मैं डाउट्स लूंगा। लीव सैलरी वाले केस में अगर नॉन गवर्नमेंट है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम। पहला एक्चुअल, दूसरा 3 लाख रुपए की लिमिट होती है, तीसरा 10 मंथ सैलरी ऑन द बेस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, और फोर्थ में हम लेते हैं अर्न लीव सैलरी ऑन द बेस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। तो पहला दो तो लिख लेते हैं, पहला मुझे मिला 5 लाख, दूसरे में 3 लाख आ गया। तीसरे में हम करते हैं 10 मंथ को मल्टीप्लाई करते हैं पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी से, और पिछले 10 महीने कहां से? जब से आपने रिटायरमेंट ली उसके पिछले 10 महीने। रिटायरमेंट अगर 1 दिसंबर को है तो उसके पिछले 10 महीने अगर आप काउंट करोगे ना तो फरवरी से स्टार्ट होंगे। एक बार देखो, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिसंबर में तो रिटायरमेंट है 1 दिसंबर को, तो नवंबर तक 10 महीने हो गए। इन 10 महीनों की एवरेज सैलरी लेनी है। अब सोच के बोलना, उसने बोला 1 अप्रैल से आपकी सैलरी 1,000 बढ़ी थी, इट मीन मार्च और फरवरी में मेरी सैलरी 4,000 थी, अप्रैल से मेरी सैलरी 5,000 हो चुकी है, और पिछले 10 महीने में आप चेक करोगे फरवरी और मार्च भी आ रहा है, तो भैया 2 महीने मेरी सैलरी 4,000 थी और बाकी 8 महीने मेरी सैलरी 5,000 थी, तो 48,000 पे मेरी बेसिक सैलरी थी पिछले 10 महीने की। ये तो मैंने क्लास में निकालना भी सिखाया था, ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था, ऐसे मत घूरो। बच्चा कह रहा है सर हम तो क्लास ली नहीं ना, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो, ऐसे मत घूरो नालायक। ये आपने कहीं सेल्फ स्टडी भी की होगी या कहीं से भी पढ़ा होगा, तो ये बात आपने क्लास में की होगी कि 1,000 इंक्रीज हुए थे 1 अप्रैल 19 से, मतलब उससे पहले आपकी सैलरी 4,000 थी। तो अगर सैलरी पहले 4,000 थी और अब 5,000 है, तो मुझे पिछले 10 महीनों की जब एवरेज सैलरी निकालनी होगी तो उस बेस पे निकालनी होगी ना। तो फरवरी से लेकर नवंबर तक, जिसमें फरवरी मार्च 2 महीनों की सैलरी 4,000, अप्रैल से लेकर नवंबर तक 8 महीनों की सैलरी 5,000, 48,000 बेसिक सैलरी आ गई। डीए लेना है उटोए वाला, तो भैया 3,000 का 60 कितना हो गया? 1,800, उसका 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18,000 पे डी आ गया। एक बच्चा कहता है भाई सर को हो क्या गया, कमीशन तो सर ने लिया ही नहीं। क्यों लूं मैं कमीशन? नालायकों, क्यों लूं मैं कमीशन? सोच के बताओ, कमीशन कौन सा लेते हैं? परसेंटेज ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर, ये फिक्स कमीशन है।
और अगर फिक्स कमीशन होगा, मैंने पहले भी कहा था, लीव सैलरी वाले केस में फिक्स कमीशन लेते ही नहीं है। तो यहां पे 66,000 पे ये सैलरी आ गई 10 मंथ की। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 मंथ की सैलरी से या 10 मंथ के एवरेज सैलरी से, एवरेज सैलरी से। तो अगर ये 66,000 पे 10 महीने की सैलरी है, तो अगर मैं डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 6600 रुपए सैलरी मेरी 10 मंथ की आ जाएगी एवरेज। तो यहां पे 6600 मल्टीप्लाई 10, 66,000 पे, ये मेरा थर्ड पॉइंट आ गया। फोर्थ पॉइंट क्या होता है? अर्न लीव सैलरी। अर्न लीव सैलरी का मतलब जितनी टोटल छुट्टियां मिली उसमें से जितनी छुट्टियां आपने ले ली हैं, जितनी आपने ईमानदारी दिखाई, उस ईमानदारी का जो पैसा होगा वो फोर्थ पॉइंट के अंदर आएगा। इतना बोल देना, आपने कंपनी में 20 साल काम किया, तो अगर 20 साल काम किया, हर साल में 30 छुट्टियां मिली हैं, तो भैया 600 छुट्टियां आपको मिली होंगी। 600 मिली होंगी, ये काउंटिंग तो आप कर लोगे। 600 में से 480 छुट्टियां आपने ले ली हैं, 400 से आपने ले ली, तो 120 दिन की छुट्टियां आपने नहीं ली। अब जितनी फैमिली के मेंबर मेरे सामने बैठे हैं, जो डाउट वाला बच्चा है, जो भी बच्चे सामने बैठे हैं, 120 दिन की अगर छुट्टियां नहीं ली, तो मतलब 120 दिन की आपने ईमानदारी दिखाई। और 120 दिन की ईमानदारी का मतलब क्या है? अगर मैं डिवाइड बाय 30 करूंगा तो आपने 4 महीने की ईमानदारी दिखाई है, 4 महीने की, क्योंकि हर महीने में 30 दिन, 120 दिन है, 4 महीने हो गए। अब इस 4 महीने को मल्टीप्लाई किससे करूंगा? पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी जो आपने अभी निकाली है 6600, तो जो आपने ऊपर एवरेज सैलरी ली है वो ही आपकी यहां पे आएगी। अब 6600 को मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो मेरे ख्याल से 26,400 ये निकल के आएगा। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, ये लीव सैलरी, ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, उसकी इतनी प्रैक्टिस हमने क्लास में की थी, अगर आपको ध्यान, और उसके बावजूद भी मैंने कहा था कि आपको डाउट आएंगे। और कमाल की बात देखो, ऑलमोस्ट सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा बट आप सैलरी निकाल नहीं पाओगे, और वही आपको भी डाउट आ रहा है सैलरी कैसे आई है। सर प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। और इतने सारे एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतने सारे एमसीक्यूज, मतलब कमाल हो चुका है इस बार तो। और अभी तो पता नहीं कितने स्टूडेंट दोबारा भी और चलेंगे, कितनी प्रैक्टिस हमारी और हो गई। अब अगर आप सही ढंग से नहीं पढ़ रहे, या आपका माइंड इस सेशन के अंदर नहीं है, माइंड कहीं और घूम रहा है, या प्रोविजन अगर क्लियर नहीं है, तो दिक्कत आपको आएगी। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सर यहाँ पे रिटायरमेंट आपके दिसंबर को है, उससे पिछले 10 महीने आपके नवंबर तक होंगे, फरवरी से नवंबर तक होंगे। उसने बोला 5,000 पे अभी सैलरी है, 1,000 पे बड़ी थी अप्रैल से, मतलब फरवरी मार्च में सैलरी आपकी 4,000 थी। तो भैया फरवरी मार्च 2 महीनों में सैलरी 4,000, 8 महीनों में 5,000, 48,000 पे बेसिक सैलरी हो गई। डीए उठोए वाला लेंगे तो भैया 3,000 का 60, 1800 मल्टीप्लाई 10, 18,000 पे। कमीशन नहीं आएगा क्योंकि कमीशन फिक्स वाला है, हमें टर्नओवर वाला लेना होता है। 66,000 पे सैलरी आ गई 10 मंथ की, हमें लेना है एवरेज, तो 6600 आएगा। और फिर फोर्थ पॉइंट, जितनी आपकी छुट्टियां बची हैं, 600 छुट्टियां मिली थी, 480 ले ली, तो 120 दिन की नहीं ली। 120 दिन को मंथ में कन्वर्ट करो, 4 महीने, उसको 10 मंथ से मल्टीप्लाई करूंगा एवरेज सैलरी, तो 26,400। अब इसमें से लीस्ट क्या आ गया? 26,400 आ गया। तो आपने बोल देना लीव सैलरी मिली कितनी है? 5 लाख मिली है। तो 5 लाख में से अगर मैं 26,400 माइनस करूंगा तो 4,73,600 ये आपकी सैलरी टैक्सेबल होगी। देखो ऑप्शन बी दिया हुआ है। इतना बड़ा क्वेश्चन भी एक नंबर के अंदर बन सकता है सर। अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपका एग्जाम में दिक्कत आएगी, ये बात ध्यान देना। ठीक है री, 2 मिनट पानी पी लूं, गला थक गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया क्लियर, पक्का पक्का। चलो री, अब आगे देखो री, ये क्वेश्चन तो मैंने लास्ट डाउट सेशन के अंदर भी कराया था, ये सैलरी का ही है, ये भी आरएफए का। अब मुझे लग रहा है सैलरी में डाउट आ रहे हैं कई बच्चों को, मतलब सैलरी या तो सैलरी पीजीपी कैप्लिकन, कई बच्चों को इतना मुश्किल लगता है। अब जो पूरी क्लास, मैंने पहले भी कहा था पूरी क्लास नहीं ले सकते, अगर आपको चैप्टर वाइज भी लेनी है तो मैंने आपके लिए स्पेशली अब चैप्टर वाइज निकाली है। पूरी क्लास अगर लेना चाहते हो उसका क्या हो तो आपको मैं बता दूंगा, अनाउंसमेंट मेरी अभी और भी पड़ी है, बट ये मत सोचना अनाउंसमेंट अब उसी की बची है। एक अनाउंसमेंट मेरी अगली है, मैंने कहा था वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके अंदर कमाल की चीज देने वाला हूं। ठीक है, तो अपनी तरफ से मैं पूरा करूंगा और अपना बर्थडे यादगार बनाने की कोशिश करूंगा अपनी पूरी फैमिली के लिए, कि हाँ सर ने हमारे लिए वाकई में कुछ किया था। अब वो देखते हैं कि कैसे आपके लिए कर पाता हूं मैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये आरएफए वाला क्वेश्चन है जी। अब आपने बोल दो आरएफए में उसने क्या निकालना है? अनफर्निश्ड आरएफए निकालना है, और मुंबई में है, मेट्रो सिटी में। आपने आप बोल दो जितनी भी सैलरी निकल के आएगी उसका 15% हम लेते हैं, और सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन एवरी टाइप प्लस में बोनस, ये सब चीजें लेते हैं। तो फटाफट से निकाल लेते हैं। 1 अप्रैल 17 को दिया घर, बट आपने रहना स्टार्ट किया 1 नवंबर से। तो मैंने पहले भी कहा था क्लास के अंदर भी, कैलकुलेशन हम करेंगे नवंबर से, क्योंकि जितने महीने का फायदा मिला कैलकुलेशन उतने महीने की होगी ना। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरी कैलकुलेशन 5 महीने की करनी है।
सैलरी दी है 6,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई 5, 30,000 बेसिक सैलरी। डीए आपको दिया हुआ है 2,000 पर मंथ, जिसमें 30% उठोए वाला है रिटायरमेंट बेनिफिट, तो मतलब कितना हो गया 600 मल्टीप्लाई 5, कितना हो गया ये 3,000 पे ही हो गया। और बोनस दिया हुआ है ये 1,500 रुपए, तो 1,500 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 7,500। एडवांस सैलरी हम यहां नहीं लेंगे, क्योंकि एडवांस सैलरी हम टैक्सेबल सैलरी निकालते हुए लेते हैं, आरएफए की सैलरी में एडवांस सैलरी नहीं आती। तो ये टोटल मेरी सैलरी कितनी होगी जी 40,500, 5 महीने की सैलरी होगी 40,500। इस सैलरी का 15% निकाल लो। रीजन बिंग, क्योंकि अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ऊपर है तो 15% लेते हैं। मुंबई में आप सब जानते हो 25 लाख से ऊपर है, मेट्रो सिटी है। तो अगर 40,500 का अगर मैं 15% निकालूंगा तो ये आंसर आएगा 6075। ये टैक्सेबल हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है 6075, ये हमारा आंसर है। ये आंसर था बस। तो कुछ भी नहीं करना, सैलरी निकाल के उसका 15% निकालना है। और आप सब जानते हो 15 क्यों निकालना है, क्योंकि पॉपुलेशन 25 लाख से अगर ऊपर होती है उस केस में अनफर्निश्ड आरएफए के लिए हम 15% सैलरी का लेते हैं, वही मैंने यहां पे किया। ठीक है जी, तो ये आपका डाउट था, उम्मीद करता हूं आपका डाउट सोल्व हो गया होगा। ठीक है, आओ जी अगले डाउट पे आओ। अगला डाउट किसी बच्चे का ये आया था, याद करो, अगर चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है, अलाउंस की बात नहीं करा, फैसिलिटी मिलती है, और अगर वो स्कूल एम्प्लॉयर के खुद का है, तो मैंने कहा था 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, इतनी अगर फीस होगी तो एग्जाम्प्ट है, उससे ऊपर की फीस होगी टैक्सेबल होगी, और एक्सेस वैल्यू टैक्सेबल होगी, कंप्लीट वैल्यू टैक्सेबल नहीं होगी। कुछ ऑथर कंप्लीट वैल्यू भी टैक्सेबल करते हैं, इसके दो ऑल्टरनेटिव हैं, बट मैंने कहा था एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आपको एक्सेस वैल्यू टैक्सेबल करनी है, कंप्लीट वैल्यू नहीं करनी। तो यहां पर मुझे बोलना, देखो यहां पे वो बोल रहे हैं 1,800 रुपए पर मंथ फीस है, तो अगर 1,800 पर मंथ है, बच्चा कहता है लिमिट तो 100 रुपए की है। सर वो लिमिट 100 रुपए की है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वाले केस में, वहां तो दो बच्चों की लिमिट भी है। ये परक्यूजिट की बात कर रहा है, ये फैसिलिटी की बात कर रहा है, और फैसिलिटी में जितने मर्जी बच्चे हों, अनलिमिटेड बच्चे हों, सारे अलाउड होते हैं, और लिमिट 1,000 की होती है। तो देखो 1,800 में से 1,000 गया तो 800 रुपए रह गया ना, तो 800 अगर पर मंथ है मल्टीप्लाई 12, तो 9,600 जो होगा ये आपका टैक्सेबल निकल के आ जाएगा फ्री एजुकेशन का। तो कई बच्चों ने क्लास में, जिन्होंने क्लास मतलब कई ऑथर ने यहाँ पे 1,800 भी पूरा टैक्सेबल किया होता है। ठीक है जी, तो दोनों ही वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं, बट जो लॉजिकल है वो इसका आंसर 9600 आएगा। ठीक है जी, एक्सेस वैल्यू टैक्सेबल करनी है, बस ये पर ध्यान दो। और अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, मुझे पता नहीं डाउट क्यों आ गया। अगले में मेडिकल अलाउंस बोला है, अपने आप बोलते हैं ना मेडिकल बेनिफिट अलग होते हैं, मेडिकल अलाउंस अलग होते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होते हैं, जितने पैसा मिलेगा ना फुली टैक्सेबल करना, उसमें कुछ भी एग्जम्पशन नहीं होती। अब उसने बोला मेडिकल अलाउंस मिला इतना, उसमें खर्चा कर दिया इतना, ठीक है, और 1,000 इस पे खर्चा कर दिया, करता रहो भाई, जितना मर्जी खर्चा करते रहो, हमें चेक ही नहीं करना, क्योंकि ये अलाउंस स्पेशल अलाउंस में कवर नहीं होता। इट मीन जितना मेडिकल अलाउंस मिला फुली टैक्सेबल होगा, कुछ भी एग्जम्पशन नहीं होगी। तो देखो उसने यहां पे क्या बोला है, यहां पे उसने क्या बोला, एक बार यहां पे आप चेक करना, आपको मेडिकल अलाउंस 8,000 मिले, उसने खर्चा जो भी किया वो मेरे किसी काम का नहीं है, तो उसने मुझसे पूछा एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, तो अपने बोल देना एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी नील, उस केस में कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। हाँ अगर वो बोलता टैक्सेबल कितना होगा, तो मैं 8,000 पर मंथ पूरा ही टैक्सेबल करता, क्योंकि एग्जम्पशन है ही नहीं। तो यहां पे अगर टैक्सेबल वर्ड होता तो आंसर मेरा 8,000 आता, अगर वो एग्जम्पशन की बात करेगा तो आंसर मेरा कितना आएगा, नील आएगा। बात समझ में आ रही है जी? तो ये आपका डाउट था किसी बच्चे का, तो सोल्व हो चुका है। आगे देखो जी, सर इतने सारे डाउट्स बच्चों के आते हैं, हमारे तो इतने डाउट आते नहीं, आप पढ़ते नहीं नालायक, जो बच्चे पढ़ते नहीं उनको डाउट कहां से आएंगे। और कई बार मैंने पहले भी कहा था, एकदम ना रिएक्ट मत क्या करो कि अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया। सर डेली 400-500 बच्चों के मैसेज आते हैं, एक मैंने ग्रुप बना रखा है अपने खुद का ही, बच्चों का नहीं, अपने खुद का ही, जिसमें आप जितने आपके डाउट्स आते हैं मैं उस ग्रुप में डाल देता हूं, और फिर आराम से फ्राइडे को बैठ के चेक करता हूं कि आपके जितने डाउट्स आए हैं ना उसको मैं सोल्व कर दूं। तो उम्मीद करूंगा आपके मैक्सिमम जो बच्चों के डाउट्स आए थे वो सोल्व हो गए हैं, नहीं हुए तो कल के संडे के सेशन में आपने क्लियर कर लेने हैं। ये क्वेश्चन में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, हु इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर जीएसटी। जीएसटी पे करने के लाइबल कौन कौन है भैया, सप्लायर भी है, रिसीवर भी है, ईसीओ भी है, तो एनी ऑफ द अबव इसका आंसर डी आएगा जी। तो गलती से इसका आंसर ए लिखा हुआ है, सप्लायर तो पे करता ही है, बट ये दोनों भी जीएसटी पे करते हैं, ये रिवर्स चार्ज में और ये 95 ईसीओ वाला केस, तो एनी ऑफ द अबव ये कोई भी जीएसटी पे कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो जी, हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस विल बी इन इंडियन जीएसटी। अच्छा कई बच्चे यहाँ पे ना इंडियन जीएसटी में सोचते हैं 4 जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी। सर टोटल आपके जीएसटी जो है ना, टोटल आपके जीएसटी, बात ध्यान देना 3 है।
टोटल आपके जीएसटी 3 है सर, एसजीएसटी और यूटी जीएसटी वो एक ही है, क्योंकि या तो एसजीएसटी लगेगा या यूटी जीएसटी लगेगा। तो आपके सीजीएसटी है, एसजीएसटी ओब्लिक यूटी जीएसटी है या आईजीएसटी है। तो आपके इंडिया में जो है वो 3 जीएसटी है, ठीक है। उसके बाद देखो जी, जीएसटी आपने बोल दो, ये क्वेश्चन पता नहीं कहां से डाउट आ गया, ये क्वेश्चन कैसे डाउट आ गया नालायक को, तो मैंने अब देखा है जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड का मतलब क्या है, जितनी वैल्यू ऐड करोगे उस पे जीएसटी लगेगा, ग्रोस वैल्यू पे नहीं लगेगा। याद करो आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन उसने ये तो पूछा है कि जीएसटी किस पर बेस है, तो भैया फर्स्ट पॉइंट नहीं है, लास्ट पॉइंट नहीं है, दैट इज वैल्यू एडिड टैक्स, इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विच आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इनमें से कौन सी एंट्री, याद करो जीएसटी की नेगेटिव लिस्ट होती है, याद करो शेड्यूल 3 जिसमें 8 पैरा होते हैं। अब वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी एंट्री उसमें कवर है, तो भैया मरने के बाद की सर्विस ये भी उसमें कवर है, एक्शनेबल क्लेम अदर देन बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी ये भी उसमें कवर है। तो ये दोनों ही तो कवर है, सही तो दिया हुआ आंसर ऑफ बोथ ए एंड बी। ये डाउट बच्चे ने मेरे को लग रहा है बिना देखे ही भेज दिया, बच्चा कह रहा है भेज दो है क्या सर दोबारा करवा देंगे, ये डाउट आ कैसे गए, शेड्यूल 3 में दोनों कवर है एंट्री। मेरे ख्याल से अगर रिवीजन क्लास भी उस बच्चे ने देखी होती, चलो क्लास छोड़ो रिवीजन क्लास भी देखी होती तो भी डाउट नहीं आना चाहिए आपका। अगर ऐसे डाउट आ रहे हैं एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगी आपको, ऐसे डाउट मत, ये नहीं पूछा मत करो बट आने नहीं चाहिए, ये चीज गलत है। उसके बाद देखो जी, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बिल पास बाय द पार्लियामेंट, इनमें से कौन से बिल पार्लियामेंट ने पास किए हैं। आप खुद समझदार हो, जितने सेंट्रल लेवल के बिल होंगे पार्लियामेंट पास करेगी, स्टेट लेवल के स्टेट असेंबली पास करेगी। तो भैया सीजीएसटी पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल, आईजीएसटी सेंट्रल लेवल पार्लियामेंट, यूटीजीएसटी ये भी सेंट्रल लेवल है, क्योंकि यूटी किसके कंट्रोल में होती है, सेंट्रल, तो पास किसने किया होगा, पार्लियामेंट। और कंपनसेशन एक्ट जो बना है ये भी कौन सा है, सेंट्रल लेवल, ये भी पार्लियामेंट। और एसजीएसटी तो स्टेट असेंबली। तो पहले चारों बिल किसने पास किए होंगे, पार्लियामेंट ने। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये तो बेसिक बेसिक पता नहीं कैसे बच्चे के डाउट आ गए जीएसटी करते हुए, मेरे को लग रहा है बिना रिवीजन के अगर आप देखोगे ऐसे ही डाउट आएंगे। मत करो ऐसे, पहले रिवीजन पूरी कर लो उसके बाद ये डाउट आने, ये तो आप फिर खत्म ही हो जाएंगे मेरे ख्याल से, आने भी नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं मैं ले लेता हूं। चलो आगे, इनमें से कौन सी सप्लाई में गुड्स और सर्विस को हम सेपरेटली बेच सकते हैं। आपने बोल दो नेचुरल बंडल तो नॉर्मली कंबाइन ही होता है, नोट नेचुरल बंडल जिसको हम अलग से बेच सकते हैं, टाई प्लस में पेन प्लस में कैलकुलेटर, इसका कॉम्बो बना दिया। तो क्या ये कॉम्बो कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है। तो मिक्स सप्लाई में ये तीनों अलग अलग चीजें बिकती हैं, हमने जबरदस्ती कंबाइन कर दिया। तो किस सप्लाई में सर, कॉम्पोजिट सप्लाई में, सॉरी मिक्स सप्लाई में। बच्चा कहता है कॉम्पोजिट के अंदर भी तो बिक सकती हैं, सर बिक सकती हैं एक अलग चीज है, नॉर्मली बिकती हैं एक अलग चीज है। तो यहां पर आप ये मत जाना कैन बी का मतलब बिक सकती हैं पूछ रहे तो सर दोनों आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्मली ये बात कहना चाह रहा है कि ये नॉर्मली अलग ही बिकती हैं, हमने खुद कंबाइन की है, ठीक है ना। ऐसा तो आप हर चीज को अलग बेच सकते हो, बट कॉम्पोजिट में नॉर्मली वो कंबाइन होकर बिकती हैं। अब अगर अलग अलग बेचना चाहते हो वो बात अलग है, बट नॉर्मली वो अलग से नहीं बिकती, बट ये मिक्स सप्लाई जो है वो अलग से ही बिकती है, हमने खुद कंबाइन की है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये बच्चे ने पता नहीं क्या मुझे फोटो भेजी है, मुझे तो खुद तो क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना क्वेश्चन समझ, नहीं आ रहा ना, मैं आपको बोल के बताता हूं ऐसे मत। बच्चा कह रहा है भाई, बच्चा एक लेंस लेके आ गया, कह रहा है लेंस से देखूंगा, नहीं देखेगा। मुझे इसलिए समझ में आ गया क्योंकि मेरा स्कैनर है तो मैं देखते ही पहचान गया क्वेश्चन है क्या। पता नहीं किस बच्चे ने भेजा, इतनी ब्लर फोटो भेज दी, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है गाड़ी एम्प्लॉयर की है, ध्यान सुना, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर का। इसमें गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चा भी एम्प्लॉयर का है, और साथ में ड्राइवर मिला है। अब इस क्वेश्चन में ना उसने ना एक्चुअल खर्चा दे रखा है, एक्चुअल खर्चा दे रखा है और ड्राइवर की सैलरी दे रखी है। याद करो सैलरी के चैप्टर में फोर्थ पॉइंट मोटर कार वाले में, गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉयर का, और अगर यूज दोनों जगह पर करोगे तो छोटी गाड़ी का 1800, बड़ी गाड़ी का 2400 और ड्राइवर का 900 पर मंथ टैक्सेबल करोगे। एक्चुअल खर्चा हमारे किसी काम का नहीं होता सर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर तब चेक करते हैं अगर गाड़ी एम्प्लॉय की होती है। पॉइंट 2 में जो उस डायग्राम का जो पॉइंट 2 है उसमें कवर होता है। अब जिन बच्चों ने सैलरी की रिवीजन क्लास भी अगर देखी 19 घंटे वाली, या क्लास के जो बच्चे होंगे उनको पता होगा, डायग्राम उनके मन में घूम रहा होगा। फोर्थ पॉइंट मैं दोबारा बोलूंगा सभी बच्चों के लिए, गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर का, यूज दोनों जगह पर करोगे
तो छोटी गाड़ी का 1800, बड़ी गाड़ी का 2400, ड्राइवर का 900, ये टैक्सेबल करते हैं, एक्चुअल कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे ना उसने लिखा हुआ है बिलो बिलो 1.6 लीटर, मतलब छोटी गाड़ी है। तो अगर छोटी गाड़ी है 1800 पर मंथ, तो गाड़ी का हो गया मल्टीप्लाई 12 पूरे साल का। साथ में ड्राइवर उसने बोला है, तो 900 पर मंथ ड्राइवर का हो गया, 900 मल्टीप्लाई 12, तो 32,400 रुपए। देखो ये टैक्सेबल हो गया, ऑप्शन नंबर सी। और आप पता नहीं क्या कर रहे होगे, आप एक्चुअल खर्चा देख रहे होगे, फिर वो माइनस कर रहे होंगे कुछ। सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉयर का, छोटी गाड़ी का 1800, ड्राइवर का 900 रुपए, 32,400 रुपए, ये एम्प्लॉय के हाथ में परक्विजिट बनेगा। एक्चुअल खर्चा हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये आपका इसका आंसर है। तो जिन बच्चे का डाउट था, फोटो किसी को समझ नहीं आई है, बट मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है जी। बाकी जो आपके पास ये टेस्ट पेपर होंगे, स्कैनर होंगे, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। इसी बच्चे का एक और क्वेश्चन था, वो भी समझ में नहीं आ रहा, और वैसे मैं ये डिस्कस कर चुका हूं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले सैटरडे के डाउट सेशन में, बट दोबारा से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मे बी उस बच्चे ने वो अटेंड नहीं किया होगा, तो आज मैं दोबारा बता रहा हूं। इसमें 20,000 पर मंथ सैलरी दी है, तो भैया 20,000 पर मंथ का मतलब 2,40,000 सैलरी, 3,000 पे एजुकेशन अलाउंस मिला दो बच्चों के लिए। अब 3,000 रुपए अगर दो बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस मिला, एग्जाम्शन कितनी है, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, दो बच्चे की। तो अगर 100 रुपए पर मंथ की लिमिट है और पर बच्चे की है, तो 1,200 रुपए एक बच्चे के, 1,200 दूसरे के, 2,400 रुपए तो एग्जाम्ट हो गए, और 3,000 मिले हैं टोटल दो बच्चों के, तो 600 रुपए तो ये टैक्सेबल हो गए, 600 ये कर दिया। सर एक बार दोबारा से, 20,000 पर मंथ मल्टीप्लाई 12, 240, 3,000 पे अलाउंस मिला टोटल, जिसमें 2,400 एग्जाम्ट हो गया ना, क्योंकि 100 पर मंथ 1,200 और 1,200 2,400 एग्जाम्ट हो गया, 600 रुपए टैक्सेबल, 600 ही हो गए। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला 1,800 पर मंथ। आपसे बढ़िया कौन जानता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। अब वो 1,600 की लिमिट नहीं है, हैंडीकैप वाले केस में 3,200 की लिमिट है, बट एक क्वेश्चन हैंडीकैप का नहीं है। तो ये फुली टैक्सेबल मींस क्या, 1,800 मल्टीप्लाई 12, तो अगर 1,800 मल्टीप्लाई 12, 21,600, मेरी ग्रोस सैलरी आ गई 2,62,200, अगर टोटल करोगे ये आएगा। और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर माइनस कर दोगे 50,000 की, तो इसका आंसर आएगा 2,12,200। इसमें 2,22,200 दिया होगा, इसमें ना 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस की है, अब लिमिट 50,000 है, तो 50,000 माइनस करके आंसर आएगा 2,12,200। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका आंसर करेक्ट है जी, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। अब जिनके पास स्कैनर होगा, एक क्वेश्चन नंबर 71 है, अभी पता नहीं किस सेट में है, ये इनकम टैक्स के टेस्ट हैं जो मैंने एग्जीक्यूटिव के डाले हैं, उसके अंदर 71 क्वेश्चन है, ठीक है जी। लो जी, ये सारे आपके डाउट्स थे एमसीक्यूज के। अब अगर कई बच्चों के रह गए हैं तो टेंशन मत लो, कल फिर मेरा डाउट सेशन संडे को तो होता ही है, उसमें आपके डाउट्स ले लूंगा, ठीक है। तो आपके डाउट्स मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना, बस आपने थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। एकदम पैनिक नहीं होना, इतना एकदम गुस्से मत हुआ करो, आपका भाई बैठा है, जितना हो सकेगा वो करूंगा, ठीक है जी। और जाते जाते एक बार फिर बोलूंगा, सेकंड अनाउंसमेंट जिन बच्चों ने नहीं देखी जरूर देखना, और एक रिक्वेस्ट है, हर बच्चे के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको किसी ना किसी चैप्टर में दिक्कत होगी, ठीक है जी। तो प्लीज प्लीज आपने हर बच्चे के साथ शेयर करनी है, ताकि उस बच्चे को पता लग जाए भैया चैप्टर भी सर के मिलते हैं, और मैंने इसलिए आपके लिए निकाले हैं कि चलो इस बर्थडे पे निकाल देता हूं, निकालने तो अगली बार थे बट इस बार निकाल दिए, ठीक है। बाकी अनाउंसमेंट 3 मैं करूंगा 27 जुलाई को, मतलब आज तो हमारा सैटरडे है ना, 25 तारीख है, तो मंडे को मैं करूंगा शाम को, ठीक है। उसमें क्या होगा, वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरे इंडिया में सीएस के जितने बच्चे हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन सबके लिए। उसमें क्या होगा अभी नहीं बताऊंगा, 27 तारीख को। और फिर अनाउंसमेंट 4 सबसे इंपॉर्टेंट जो होगी वो करूंगा 1 अगस्त को, वो भी बहुत कमाल की होगी। और सेकंड को आपके भाई का बर्थडे है, आपसे ब्लेसिंग लेने के लिए आऊंगा, आपसे प्यार लेने के लिए आऊंगा, उम्मीद करूंगा आप मुझे ब्लेसिंग और प्यार जरूर दोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए अनाउंसमेंट 2 और अनाउंसमेंट 1 हर बच्चे के मोबाइल में होनी चाहिए, सीएस के बच्चे में, ये आपको मैंने काम दिया है। अगर मैं आपके लिए कुछ करता हूं तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, हर बच्चे तक वो वीडियो जरूर पहुंचानी है आपने, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय माता दी, बाय बाय, लव यू सो मच, बाय बाय।